हेलो। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक पढ़ेंगे, जो कि भाग 2 में है, जो नागरिकता के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 उन व्यक्तियों की नागरिकता तय करता है जो उन 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था, उस समय भारत में मौजूद थे। तो ये क्या बताता है, ये पढ़ के देखते हैं। पहला, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, जो कि भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा है, संविधान लागू होने के समय वो भारत का नागरिक होगा। तो इसके क्लॉज हैं, वो इसको और स्पष्ट करते हैं। देखिए, ए, अनुच्छेद 5A आर्टिकल 5A बताता है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है। बी बोलता है जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। सी बताता है जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा, भारत का नागरिक होगा। कौन कौन होंगे? ए बताया कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है। बी बताया जिसके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे थे। किस समय की बात की जा रही है? 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के समय की बात की जा रही है। सी बता रहा है अगर ये दोनों नहीं है तो कम से कम ये संविधान लागू होने के 5 वर्ष से अधिक समय से क्या है, मामूली तौर से निवास कर रहा हो भारत के राज्य क्षेत्र में। ये सभी लोग भारत के नागरिक होंगे 26 जनवरी 1950 के समय, संविधान लागू होने के समय। यह अनुच्छेद 5 बताता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि डोमिसाइल। डोमिसाइल अधिवास क्या है? इसका मतलब व्यक्ति स्थायी घर बनाकर स्थायी रूप से रह रहा हो और उसका इरादा भारत में हमेशा के लिए बसने का होना चाहिए। और भारत में सिंगल डोमिसाइल का रूल है, यह भी स्पष्ट होगा और कई प्रमुख न्यायिक फैसले के द्वारा देखेंगे। सिंगल डोमिसाइल मतलब कि कोई भी नागरिक पूरे भारत का नागरिक होता है, न कि किसी अलग से किसी स्टेट का। ये डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट अमेरिका में चलता है, यहाँ सिंगल सिटीजनशिप चलता है भारत में। इसी को स्पष्ट किया गया। जैसे कि न्यायिक मामले हैं प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें स्पष्ट किया गया, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत में सिर्फ एक ही डोमिसाइल है और वो क्या है? डोमिसाइल ऑफ इंडिया। मोहम्मद रजा केस 1966 में भी यह बताया गया कि नागरिकता के लिए सिर्फ निवास काफ़ी नहीं है, भारत में स्थायी रूप से रहने का इरादा भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी केस में, न्यायिक मामलों में इसको और स्पष्ट किया गया। अब अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 6। अब हम अनुच्छेद 6 देखते हैं। अनुच्छेद 6 उन मामलों के बारे में बात करता है जिसमें अनुच्छेद 5 में लागू नहीं हो रहा, परंतु कुछ मामले हैं जैसे कि का वह अथवा उसके माता पिता अथवा उसके पितामह पितामही माने कि दादा दादी या नाना नानी में से कोई मूल रूप से अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, है ना। तो ऐसे लोग जो या फिर उनके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी अविभाजित भारत, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा परिभाषित किया गया था, उसमें जन्मा हो। या फिर एक और ख बताया गया जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान क्षेत्र से प्रवास करके
भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। उस समय बंटवारा हुआ था तो उन क्षेत्रों से प्रवास करके लोग आए थे। तो 19 जुलाई 1948 से पहले के समय में जो प्रवास करके आ गए भारत के क्षेत्र में, वो भी नागरिक माने जाएंगे। तीसरा बताया जा रहा है, अगर कोई 19 जुलाई 1948 के बाद की स्थिति में आता है तो उसे भारतीय डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में रीति से विहित प्रारूप और रीति मतलब कि जो पार्लियामेंट डिसाइड करता है ना, संविधान के प्रारंभ से पहले आवेदन किए जाने पर उस सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा भारत के नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया हो। कहने का मतलब ये है, इसको और अच्छे से हम समझें तो 3 कंडीशन बताया गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर अविभाजित भारत, जो कि 1935 के अधिनियम के द्वारा परिभाषित किया गया था, उसके हिसाब से वह या फिर उसके माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी में से कोई भी एक अविभाजित भारत में जन्मा हो। अगर ये नहीं है, दूसरा कंडीशन कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवास करके सामान्य रूप से रह रहा हो। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवास किया है तो उसको रजिस्ट्री होना चाहिए, कम से कम संविधान लागू होने के 6 महीने के भारत में रहना अनिवार्य हो और क्या हो, ये रजिस्ट्री करवाया हो अपनी नागरिकता के लिए। वो क्या होगा, 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था, उस स्थिति में ये सभी नागरिक माने जाएंगे। ये अभी हमने देखा कि आर्टिकल 5 और 6 ये दोनों संविधान लागू होने के समय किसे नागरिकता मिलेगी उस बारे में बात करता है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले भी हुए हैं जिसके बारे में देखते हैं। सन्नो देवी वर्सेस मंगल सैन, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि माइग्रेशन का अर्थ केवल एक स्थान से दूसरे स्थान जाना नहीं, बल्कि वहाँ स्थायी रूप से बसने का इरादा भी हो। और इस इरादे का बाद मुलाथिल मम्मू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में भी इस इरादे को काफ़ी प्राथमिकता दी गई। वैसा ही एक और मामला है अब्दुल सत्तर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 6 26 जनवरी 1950 तक लागू था। अभी हमने देखा कि आर्टिकल 5 और 6 ये दोनों संविधान जब लागू हुआ था उस समय किसे नागरिकता मिलेगी उस बारे में बात करता है। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 7। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 बताता है जो कि अनुच्छेद 5 और 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान में सम्मिलित है प्रोविजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये क्या बता रहा है कि जो 1900 भारत में रह रहे थे, जो 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के क्षेत्र से प्रवास कर गए पाकिस्तान के क्षेत्र में, वो क्या होंगे, भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, यह बता रहा है। और इसमें अपवाद भी दिया है, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो ऐसे क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान में सम्मिलित है प्रयोजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है ना, लौट आने की बात कर रहे हैं, जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकारी द्वारा या उसके अधीन दी गई है। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 खंड ख के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को प्रयोजन किया। कहने का तात्पर्य ये है, अगर इसको हम समझें तो ये बता रहा है कि ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान
चले गए थे, वो क्या होंगे, उनका नागरिकता स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन उन्हीं में से कोई वापिस लौट करके आ जाता है परमिट लेकर के, है ना? तो नागरिकता वापिस मिल सकती है यदि 6 महीने भारत में रहकर पंजीकरण करवाया हो। ये उन व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है जो 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चले गए थे। उनका नागरिकता समाप्त हो गया, लेकिन किन्हीं कारणों से वे परमिट लेकर के वापिस आ गए। उनकी नागरिकता मिल सकती है अगर वो 6 महीने भारत में रहकर पंजीकरण कराया है। और वहीं पे जो अस्थायी परमिट लेकर के वापिस आए हैं, उन्हें नागरिक नहीं माना जाएगा। इस बारे में अनुच्छेद 7 बात करता है। इसके एक केस स्टडी हम देखते हैं, इस स्टेट ऑफ बिहार बनाम कुमार अमर सिंह का। इसमें क्या हुआ था, एक घटनाक्रम में एक महिला 1948 में पाकिस्तान गई और दिसंबर 1948 में टेम्पररी परमिट पर वापस आई, है ना? ये जुलाई 1948 पे गई थी और दिसंबर 1948 में वापिस आ गई टेम्पररी परमिट लेकर। महिला का पति भारत में था, इसलिए उसने अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता का दावा किया। अब कोर्ट में फैसला हुआ, फैसले में ये हुआ अनुच्छेद 7 अनुच्छेद 5 और 6 से अधिक शक्तिशाली है, यह बताया गया है। जैसे कि कोई 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया, उसने अपनी भारतीय अधिवास खो दी, यह बताया गया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि महिला को विदेशी घोषित किया गया, वह अपने पति और संपत्ति से कानूनी रूप से अलग हो गई और उसे वापस पाकिस्तान भेजा गया, है ना? तो इसमें अनुच्छेद 7 को अनुच्छेद 5 और 6 से ज़्यादा प्रभावशाली बताया गया। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 8 के बारे में। अनुच्छेद 8 अनुच्छेद 8 उन लोगों के बारे में बात करती है जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। तो देखते हैं इनका मूल पाठ क्या कहता है, जो संविधान में लिखा है। अनुच्छेद 5 में से किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता-पिता से कोई अथवा जिसके दादा-दादी या नाना-नानी में से कोई मूल रूप से यथा अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। इनमें से कोई अब 19 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा परिभाषित भारत में जन्मा हो, जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में, कोई भी देश में मामूली तौर पर, ध्यान रखिएगा, मामूली तौर पर निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहाँ वह निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या कौंसली प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर राजनयिक या कौंसली प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया हो। कहने का तात्पर्य है, क्या होगा, जो भारत की भारतीय मूल के लोग हैं, है ना, जिनके या तो स्वयं या उसके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी में से कोई अविभाजित भारत में जन्मा हो, है ना, और वो क्या कर रहे हो, मामूली तौर पर क्या हो, दूसरे देश में निवास कर रहे हो और उन्होंने क्या कर लिया हो, संबंधित देश में जहाँ वो रह रहे हैं, वहाँ के भारतीय दूतावास में आवेदन करके अपना पंजीकरण करवा लिया हो, वो क्या होंगे, भारतीय नागरिक माने जाएंगे। इसके बारे में अनुच्छेद 8 बताता है। अब अगला है हमारा अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 किसके बारे में बात करते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 9 बताता है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता
स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद के आधार पर भारतीय नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, उसने जा करके स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिकता स्वीकार कर लिया, वह कोई भी अनुच्छेद 5, 6 और 8 किसी भी के तहत नागरिक नहीं माना जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखो क्या बात कर रहा है, स्वैच्छिक रूप से क्या है, किसी दूसरे देश का नागरिकता स्वीकार किया है ना, जिससे क्या है उसकी नागरिकता स्वतः रूप से समाप्त हो जाएगी। इसके बारे में इस अनुच्छेद में बात करते हैं। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 10, है ना। अनुच्छेद 10 जो है व्याख्या करता है कि जो नागरिकों को यह सुरक्षा प्रदान करता है कि उसकी नागरिकता केवल संसद द्वारा बनाए गए नियमों के माध्यम से ही बदली जा सकती है या समाप्त की जा सकती है। पढ़ के देखते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है, यह समझा जाता है। ऐसी उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाए गए भारत का नागरिक बना रहेगा। यहाँ पर क्या मुख्य बातें बताई गई है देखते हैं। यह निरंतरता है ना, अनुच्छेद 5 से 8 के तहत मिली नागरिकता स्थायी है, इस बारे में बात कर रहा है, और कानूनी आधार के से छीनी नहीं जा सकती। इसके बारे बिना कानूनी आधार के छीनी नहीं जा सकती, इसके बारे में बात करता है। और यह संसदीय सर्वोच्चता के बारे में भी बात करता है। अनुच्छेद 10 संसदीय सर्वोच्चता कैसे, कि इसके लिए नियम संसद ही बना सकता है ना। और अगला कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, अपनी मर्जी से किसी भी का नागरिकता रद्द नहीं कर सकती बिना संसद के के द्वारा, है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। अगला देखो, हम अनुच्छेद 11 में चलते हैं। यह अनुच्छेद जो 11 जो व्याख्या करता है, भारत की संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति प्रदान करता है। अब आगे हम पढ़ के देखते हैं। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगा, है ना। कहने का मतलब है इसको समझते हैं। अर्जन के बारे में बताया गया है, संसद यह तय कर सकती है कि लोगों को नागरिकता कैसे दी जाए, है ना। इसके बारे में यह बात करती है, मतलब यहाँ पे संसद की सर्वोच्चता को फिर से स्थापित किया जा रहा है। किस हिसाब से किसी का नागरिकता रद्द किया जाएगा, है ना, या छीना जाएगा, इसके भी नियम बनाने की सर्वोच्च शक्ति कौन है, संसद है ना। अब देखो, अनुच्छेद 5 से 10 में कोई भी बात संसद को नया कानून बनाने से नहीं रोक सकती, इसके बारे में भी अनुच्छेद 11 में बताया गया। तात्पर्य ये है, संसद को पूरी तरह से सर्वोच्च शक्ति दिया गया कि अनुच्छेद नागरिकता के बारे में नियम बनाने के लिए। इसी का उपयोग करते हुए अलग अलग समय में नागरिकता अधिनियम आए हैं, इसी अनुच्छेद 10 और 11 का उपयोग करते हुए, जो कि संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं। तो जैसे कि एक है नागरिकता अधिनियम 1955, इसके द्वारा नागरिकता हासिल करने के तरीके बताए गए, है ना। 1955 के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा कौन कौन से तरीके,
जन्म से। अब ये 26 जनवरी 1950 के बाद की बात कर रहे हैं ना, जो हम लोगों ने अनुच्छेद 5 और 6 में पढ़ा था, वो 26 जनवरी 1950 के समय के बारे में बता रहा था जब संविधान लागू हुआ था। लेकिन ये अनुच्छेद 11, ये जो नागरिकता अधिनियम अनुच्छेद 11 के द्वारा बना, ये 26 जनवरी 1950 के बाद जो लोग आएंगे उन्हें किस तरह से नागरिकता देना है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होंगे तरीके? 5 मुख्य तरीके बताए गए। पहला, जन्म से, है ना? उनके माता-पिता ये, है ना, भारत में रहे हों, भारत में उनका जन्म हुआ, भारत के नागरिक हो और किसी का जन्म भारत में होता है, तो वो क्या है? भारत के नागरिक कहलाएँगे। वंश के आधार पर जिनके माता-पिता, दादा-दादी ये सब क्या हैं? भारत के नागरिक हों, उस आधार पर उन्हें नागरिकता मिलेगी। पंजीकरण के द्वारा जो कोई दूसरे देश का है, भारत का नागरिकता हासिल करना चाहता है, तो पंजीकरण के द्वारा प्राप्त कर सकता है। अगला है बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब है किसी क्षेत्र को हम क्या कर लेते हैं, जैसे अगला है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, सॉरी, इसमें बताया जा रहा है कि किसी क्षेत्र को हम अपने में भारत देश में मिला लेते हैं, तो इस हिसाब से भी क्या है, नागरिकता मिलेगी। इस तरह से 5 तरीके बताए गए जिससे हम लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता दिया जाएगा, इसके बारे में बात करता है। और इन्हीं अनुच्छेद 11 का उपयोग करते हुए समय-समय पर नागरिकता अधिनियम लाया गया, 1955 लाया गया। उसी तरह से 2019 में भी इसमें संशोधन करके नागरिकता अधिनियम लाया गया था। इसके बारे में हम जान रहे हैं। आगे हम और अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।